गुड इवनिंग एवरीवन। सो बेसिकली हमने क्रोमेटोग्राफी का एक लेक्चर पहले कवर किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो जनरली बेसिकली जो क्रोमेटोग्राफी होती है, जनरली जिसमें कॉलम की हम बात करते हैं उसमें आयन एक्सचेंज होती है। ठीक है, जिसमें हम बेसिकली जो सेपरेशन करते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, इसमें जो सेपरेशन होती है वो हम किस बेस पे सेपरेट करते हैं, आपके चार्ज के बेस पे। ठीक है, वन वी हैव दैट इज एफिनिटी, जिसको हम डिस्कस करेंगे कि एफिनिटी इज बेसिकली बेस्ड ऑन द जो स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस होती हैं। ठीक है, फिर जेल परमिशन देखेंगे आपका, रिवर्स फेस देखेंगे क्या होता है, एचपीएलसी जीएलसी क्या होता है। ठीक है, सो आयन एक्सचेंज हमने कवर कर लिया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी हम पढ़ेंगे दैट विल बी योर एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या होती है आपकी। ठीक है, जैसे आप ये एक सिंपल सा आप जो डायग्राम देख सकते हो दैट इज अबाउट एफिनिटी। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे आपके पास बेसिकली हैव ए रेजिन। रेजिन मतलब जिसमें आपका एक तरह से यू कैन से कि जो मटेरियल है, ठीक है, और यू हैव ए मिक्सचर ऑफ प्रोटीन। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है जैसे उस पर टैग है, ठीक है ना। अब बेसिकली प्रोटीन्स तो आपने बहुत सारे डाले बिकॉज यू हैव ए मिक्सचर। तो अब बेसिकली क्या है कि जिसमें ये टैग होता है वही कॉलम में रिटेन रहेगा। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो कि बाकी जो अनवांटेड प्रोटीन्स हैं वो बाहर आ गए। ठीक है, और बाद में जो आपका डिजायर्ड प्रोटीन आप उसको प्यूरिफाई कर लोगे। ठीक है, जैसे एक टैग मैंने आपको आरडीटी में भी बताया था कि जैसे हम एक टैग लगाते हैं हिस्टिडिन का, जिस भी प्रोटीन के अंदर हिस्टिडिन का टैग होता है उसको हम कैसे सेपरेट करते हैं, निकल कॉलम क्रोमेटोग्राफी। निकल कॉलम क्रोमेटोग्राफी। निकल कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जिसमें भी कौन सा टैग होता है, हिस्टिडिन 6 का। तो उसके लिए कौन सी टेक्निक हमने पढ़ी थी, निकल कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो ये तो एक टैग है, बहुत सारे ऐसे टैग्स होते हैं। ठीक है, और बाकी तो क्या होता है ना, क्योंकि बायोलॉजिकल अलग अलग इंटरेक्शन है, जैसे मान लो आपको एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी को प्यूरिफाई करना है तो आप कॉलम में एंटीजन लगा दो। ठीक है, अब आपको पता है कि वो जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है वही उस एंटीजन से बाइंड करेगी, बाकी एंटीबॉडीज या बाकी प्रोटीन्स बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो नेचुरल भी कुछ इंटरेक्शंस होती हैं, मतलब जो मतलब उसमें आप ये जो टैग है ये तो हमने बेसिकली खुद से लगाया है प्रोटीन के ऊपर, ताकि आप उसको निकल कॉलम क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर पाओ। अदरवाइज तो जो बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस होती हैं एंटीजन एंटीबॉडी की, एंजाइम सबस्ट्रेट की, ठीक है, तो वो उनको भी आप बेसिकली यूज कर सकते हो फॉर सेपरेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। ठीक है, सो व्हाट इज योर एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ग्राफी। ठीक है, तो इस टेक्निक का बेसिकली क्या प्रिंसिपल होता है, इट एक्सप्लॉइट्स द इट एक्सप्लॉइट्स द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ it exploits the unique property of extremely unique property of extremely specific extremely specific biological interactions, extremely specific biological interactions to achieve separation, specific biological interactions to achieve separation and purification, to achieve separation and purification। क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया भी था कि कुछ इंटरेक्शंस बहुत स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है, अचीव सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन।
ठीक है, जैसे आपने कोई स्पेसिफिकली एंजाइम्स होते हैं, और यू कैन से कोई स्पेसिफिकली आपके पास एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, आपने उनको क्या करना है, सेपरेट करना है। ठीक है, तो जैसे ऐसा हो सकता है ना, जो भी आपके पास कॉलम है, ठीक है, जैसे मान लो ये कॉलम होता है, उसमें आप एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट लगा दो। ठीक है, एक स्पेसिफिक क्या लगा दो, जैसे इसमें क्या होता है, बीच में एक स्पेसर आर्म होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक लिगेंड लगा दिया। ठीक है, जिस लिगेंड के साथ आपका एंजाइम लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास तो बड़े सारे एंजाइम है। ठीक है, आपने कह दिया एक एंजाइम ये है। ठीक है, यू हैव ए मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स, एक एंजाइम आपके पास ये है। ठीक है, बट ऑब्वियसली हमें पता है कि लिगेंड के साथ वही एंजाइम लगेगा जो बेसिकली उसके लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, तो मेरे पास तो बड़े सारे मिक्सचर ऑफ एंजाइम है। ठीक है, अब ये क्या है, ये इमोबिलाइज्ड लिगेंड है। मान लो मुझे लाइपेज चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, लिपिड लगा दूंगा। ठीक है, अब हमें पता है कि लिपिड पे तो लाइपेज ही आगे लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा, अब मान लो इसमें से सिर्फ ये जो स्पेसिफिक एंजाइम है, ठीक है, ये इसके साथ बाइंड करता है, तो बाकी सारे तो पहले ही बाहर आ जाएंगे, और इसको हम बाद में क्या कर लेंगे, प्यूरिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अलग अलग टाइप के बेसिकली आप मतलब एफिनिटी इज जस्ट बेस्ड ऑन the specific biological interaction, and this can give you absolute purification. Absolute का मतलब क्या है कि you will be able to purify that thing out of so many things. ठीक है, तो एंजाइम्स हो गए, एंटीबॉडीज होगी, या कई बार यू हैव सम रिसेप्टर, क्योंकि रिसेप्टर भी जो होते हैं वो अपनी लिगेंड के लिए स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, सो दिस इज एफिनिटी। और बाकी तो क्या होता है, जैसे हम कुछ टैग खुद से लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी पहले ही बताया, हिस्टिडाइन टैग। ठीक है, अलग अलग टाइप के ऐसे टैग्स आते हैं, ताकि क्योंकि कुछ प्रोटीन्स जो आप आरडीटी से बनवाते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, तो बाद में आपने उसको प्यूरिफाई भी करना है ना, तो दिस इज वन ऑफ द टैग। ठीक है, तो ऐसे और भी टैग होते हैं जिनको आप, उन प्रोटीन्स को आप कैसे सेपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में। अब नेक्स्ट जो क्रोमेटोग्राफी है वो हमारी, दैट इज जेल परमिशन, या जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी देखते हैं आपकी। तो एफिनिटी इज जस्ट बेस्ड ऑन द एफिनिटी बिटवीन योर, जो भी आप मैट्रिक्स यूज कर रहे हो, और जो भी आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब जेल परमिशन, देखो जेल परमिशन का क्या प्रिंसिपल होता है, इसमें क्या होता है कि बेसिकली जैसे आपके पास एक मिक्सचर है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो, जैसे अलग अलग पोर साइज होता है, तो जो तो छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं ना, वो तो क्या है, वो तो जेल के बीच में जो पोर है उसमें रुक रुक के आएंगे। बट जिन प्रोटीन्स का साइज इस पोर साइज से बड़ा है, तो वो बेसिकली आपके साइड्स में से ही बाहर आ जाएंगे। इसका प्रिंसिपल सीधा सा एक ही फंडा है, जो मॉलिक्यूल बड़ा है वो सबसे पहले बाहर आएगा, जो मॉलिक्यूल छोटा है वो सबसे बाद में बाहर आएगा। ठीक है, मतलब जैसे आपको उसने दे दिया ना कि आपके पास चार पांच प्रोटीन है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले बाहर आता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होता है वो सबसे बाद में बाहर आता है। ठीक है, जैसे यहाँ तो इसने दो ही शो कर रखा है ना, एक ब्लू में एक रेड में, तो लार्ज मॉलिक्यूल्स एल्यूट फर्स्ट। सो ये जो टेक्निक है, दैट ऑल्सो गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन। इससे आपको किसके बारे में आइडिया मिलता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन, क्योंकि वही है ना, आपके पास जैसे स्टैंडर्ड होता है कि ये प्रोटीन का वेट जिसका पता है वो इतने टाइम में बाहर आ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट भी पता कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा, तो इसका बस, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, वो दो तीन क्रोमेटोग्राफी को मिक्स कर देते हैं। जैसे किसी में आप चार्ज के बेस पे सेपरेट कर रहे हो, इसमें साइज के बेस पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो लिखिए इसके बारे में, इसे हम और क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन और परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन इन ब्रैकेट परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। परमिएशन क्रोमेटोग्राफी मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन और
परमेशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल लिखिए, द सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, द separation of molecules on the basis of their molecular size, the separation of molecules on the basis of their molecular size and shape, on the basis of their molecular size and shape utilizes the molecular sieve properties of a variety of porous materials, of variety of porous materials, variety of porous materials। ठीक है, सो क्योंकि यहाँ पर जो आप सेपरेशन है वो किस बेस पे कर रहे हो, जो सी प्रॉपर्टी, उसके अंदर जो आपने देखा ना, जो पोर का साइज है, तो अगर तो छोटा है तो वो उस पोर्स के बीच में रुक के आएगा, और अगर बड़े साइज का है पोर साइज से तो वो बाहर बाहर से आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, जेल फिल्ट्रेशन। ठीक है, बिकॉज यू आर फिल्टरिंग थ्रू ए जेल मटेरियल। ठीक है, तो जेल होता है ना, उसमें पोर साइज होता है, तो इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, जेल फिल्ट्रेशन। सो द टर्म जेल फिल्ट्रेशन, द टर्म जेल फिल्ट्रेशन is used to, the term gel filtration is used to describe the separation of molecules, used to describe the separation of molecules of varying molecular size, varying molecular size, utilizing these gel materials, utilizing these gel materials, these gel materials। और बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एल्यूटेड फर्स्ट। लार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर एल्यूटेड फर्स्ट इन द void volume, are eluted first in the void volume, in the void volume। कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबसे पहले एल्यूट होते हैं। ठीक है, तो साइज के बेस पे जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो आपका सबसे पहले बाहर आएगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा वो सबसे बाद में। ठीक है, जैसे उसने आपको प्रोटीन्स दे दिया अलग अलग। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, इनमें जनरली जो रिजल्ट आता है वो हम ऐसे दिखाया होता है कि मान लो उसने आपको ऐसे रिजल्ट दिखा दिया कि ये जेल फिल्ट्रेशन का रिजल्ट है। ठीक है, ये प्रोटीन एक्स है, ये वाई है। इसका क्या मतलब है कि एक्स पहले बार आया है। अब एक्स पहले बार आया तो इसका मतलब क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसका साइज बड़ा होगा। वाई बाद में बाहर आया तो इसका साइज छोटा है। मतलब जो पहले बार आएगा ना उसका वेट ज्यादा होगा, और जो बाद में बार आएगा उसका वेट कम होगा। जैसे ये तो दो ही हैं, उसने आपको कह दिया कि एक प्रोटीन है जिसका वेट 10,000 डाल्टन है, एक प्रोटीन का फॉर एग्जांपल 8,000 है, एक प्रोटीन का 5,000 है, एक का फॉर एग्जांपल उसने कह दिया 15,000 है। तो उसने ABCD लिख दिया। तो वो कह रहा है कि जब हमने एक
मतलब जब हमने कॉलम से पास कराया, ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्वियसली सबसे पहले डी बाहर आएगा, क्योंकि उसका वेट सबसे ज्यादा है। डी के बाद आएगा ए के बाद आएगा आपका बी, और सबसे लास्ट में सी। ये सीधा सा इसका फंडा होता है बस। ठीक है, अभी देखेंगे अभी एक दो क्वेश्चंस ना, क्योंकि उसके अंदर मतलब कई बार वो दो तीन क्रोमेटोग्राफी को मिक्स कर देते हैं, जैसे उसमें आयन एक्सचेंज भी लगा देंगे, जेल फिल्ट्रेशन भी पूछ लेंगे, और आपका जैसे रिवर्स फेज हो गया। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफीज हैं। एंड बेसिक वही है कि एक कॉलम होता है, और मतलब ऑब्वियसली हर एक के अंदर अलग अलग टाइप के मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। क्योंकि जो इसके अंदर कॉलम तो वही है, बट उसके अंदर जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो वो अलग अलग टाइप के आते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर अगर मैं आपको कुछ मटेरियल्स बताऊं जो हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन में, ठीक है, जैसे एक बता रखा है इसमें क्रॉस लिंक डेक्स्ट्रॉन। ठीक है, मटेरियल्स जिसको हम यूज करते हैं किसमें, आपका जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में। तो एक मटेरियल जो हम यूज करते हैं दैट इज योर क्रॉस लिंक डेक्स्ट्रॉन्स, क्रॉस लिंक्ड डेक्स्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जांपल हम लेते हैं सेफाडेक्स, सेफाडेक्स। सेकंड वी हैव दैट इज एग्रोस, क्योंकि आपको पता ना ये जेल का नेचर होता है। एग्रोस हो गया, पॉलीक्राइलामाइड हो गया, जैसे इसका नाम बता रखा है, एक सैफरोज आती है, सैफरोज, बायोजेल ए। ठीक है, देन वी हैव पॉलीक्राइलामाइड, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, बायोजेल डी, पॉलीक्राइलामाइड। ये कुछ इनके कमर्शियल नेम होते हैं, बायोजेल डी। एक जैसे उसने लिख दिया पॉलीस्टायरिन, बायोबीड एस, पॉलीस्टायरिन। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के मटेरियल हम यूज करते हैं। ठीक है, मेन मैंने आपको बताया ही सी कि मेन जेल फिल्ट्रेशन को हम किसके लिए यूज करते हैं, इफ यू वांट टू गेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, एक जैसे हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस में पढ़ा था, उसमें हमने बात की थी एसडीएस पेज की। ठीक है, तो ये दोनों टेक्निक हैं, एक एसडीएस पेज, ये तो चलो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, और दूसरा जेल फिल्ट्रेशन जो भी हमने डिस्कस करी। दोनों से ही आपको किसके बारे में पता लगता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन। बोथ टेक्निक्स गिव अस एन आइडिया अबाउट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन, रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के मटेरियल्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो किसमें, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, अब नेक्स्ट जिस क्रोमेटोग्राफी की हम बात करेंगे वो है रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी, दैट इज योर रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या प्रिंसिपल है इसका, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। देखो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका जनरली जो हमने आयन एक्सचेंज पढ़ा था, जनरली जो क्रोमेटोग्राफीज होती हैं उसमें जैसे हम बोलते हैं ना, दो टाइप के फेज होते हैं, एक स्टेशनरी होता है और एक आपका क्या होता है, मोबाइल। ठीक है, तो जनरली जो क्रोमेटोग्राफीज होती हैं उसके अंदर स्टेशनरी फेज आपका पोलर होता है। स्टेशनरी फेज कैसा होता है, पोलर। पोलर मतलब जिसके ऊपर चार्ज है। बट ये जो क्रोमेटोग्राफी है, हाउ इट इज डिफरेंट, इसको रिवर्स फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होता है। स्टेशनरी फेज कैसा होता है आपका, नॉन पोलर। और मोबाइल फेज कैसा होता है आपका, पोलर। स्टेशनरी फेज होता है नॉन पोलर, और आपका मोबाइल फेज कैसा होता है, पोलर। मोबाइल फेज कैसा होता है आपका, पोलर। ठीक है, सो जो इसमें
अलग जो बेसिकली हम मटेरियल यूज करते हैं, जैसे अगर हम बात करें जो स्टेशनरी फेज है, बेसिकली वो किस चीज का बना होता है? सो इट इज बेसिकली एल्काइल सिलेन ग्रुप्स, एल्काइल सिलेन ग्रुप्स are chemically attached to silica. Alkyl silane groups are chemically attached to silica. Chemically attached to silica. ठीक है, जैसे इसके अंदर आपका ब्यूटाइल, विच इज योर C4, ठीक है, देन वी हैव ऑक्टाइल C8, ऑक्टाडिसाइल, दैट इज योर C18, ठीक है। सो ये सब हम मतलब अलग अलग कार्बन हो सकते हैं, ये ग्रुप्स जो होते हैं ये यूज करते हैं, ठीक है। ब्यूटाइल, ऑक्टाइल, ऑक्टाडिसाइल, सिलेन ग्रुप्स आर यूज्ड, ठीक है। मोबाइल फेस क्योंकि हमारा कैसा है, पोलर है, ठीक है। इसमें जैसे आप वाटर यूज कर सकते हो, और एक्वस बफर, एक्वस बफर, ठीक है। यू कैन यूज मिथेनॉल, एसीटोनाइट्राइल, मिथेनॉल, एसीटोनाइट्राइल, ठीक है। यू कैन यूज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और मिक्सचर्स ऑफ देम, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और मिक्सचर्स ऑफ देम, ऑफ देम, ठीक है। तो इसमें क्या आप अलग अलग टाइप के जो मतलब पॉलर मटेरियल को यूज कर सकते हो। अब देखो क्या ना, बेसिकली क्या प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे पहले जो हमने क्रोमेटोग्राफी पढ़ी थी उसका क्या नाम था, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। आयन एक्सचेंज में जो हमारा स्टेशनरी फेज था वो कैसा था, पोलर, ठीक है। अब क्या होता है ना, जैसा स्टेशनरी फेज का नेचर होता है वही मॉलिक्यूल्स ज्यादा टाइम के लिए रहते हैं किसके अंदर, आपके स्टेशनरी फेज में, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो एक के ऊपर 3+3 चार्ज है, एक के ऊपर +2 है, एक के ऊपर +1 है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पोलर ये है और सबसे कम पोलर ये है। अब इसमें क्या होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतने ज्यादा टाइम के लिए कॉलम में रहेगा। मतलब इसमें क्या होगा, सबसे पहले सबसे पहले आपका जो +1 चार्ज वाला है, मतलब ये क्या होता है ना, आप बोलोगे इसके ऊपर कम चार्ज है या ये हाइड्रोफोबिक है, तो +1 वाला फर्स्ट बाहर आएगा, +2 वाला सेकंड बाहर आएगा, और +3 वाला सबसे लास्ट में बाहर आएगा। लेकिन रिवर्स फेस में उल्टा है, जो जितना ज्यादा पोलर है, क्योंकि आपका स्टेशनरी फेस का नेचर कैसा है, नॉन पोलर, तो इसमें उल्टा होगा, इसमें क्या होगा, जो सबसे ज्यादा पोलर है वो सबसे पहले बाहर आएगा, जो सबसे कम पोलर है या नॉन पोलर है वो सबसे लास्ट में बाहर आएगा। तो इसमें क्या फंडा होता है कि जो पोलर एनालाइट्स हैं, देखो मेन क्या है ना, जो देखो करना तो टेक्निक अलग बात है, आपको बस प्रिंसिपल बताओ। आयन एक्सचेंज में यू सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, योर प्रोटीन इज कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उसके बेस पे हम चूज करते हैं कि हमने कैटायन एक्सचेंज करानी है, नायन एक्सचेंज करानी है। एफिनिटी में इट इज बेस्ड ऑन द मतलब उसके अंदर जो बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया एंटीजन एंटीबॉडी, एंजाइम और सबस्ट्रेट, या आप जैसे कह सकते हो कि रिसेप्टर और लिगेंड की, ठीक है। अब इसका क्या प्रिंसिपल है कि जो पोलर एनालाइट्स हैं, पोलर एनालाइट्स एल्यूट फर्स्ट, पोलर एनालाइट्स एल्यूट फर्स्ट, ठीक है, एंड नॉन पोलर एनालाइट्स लास्ट, एंड नॉन पोलर एनालाइट्स लास्ट, कि पोलर वाले सबसे पहले बाहर आएंगे, नॉन पोलर वाले लास्ट में, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ
रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। तो इसमें जैसे आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको जैसे तीन अलग अलग क्रोमेटोग्राफी के रिजल्ट दे रखे हैं, तो आपने बताना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, ए मिक्सचर ऑफ टू प्रोटीन्स वो सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग थ्री क्रोमेटोग्राफी कॉलम्स, कैटायन एक्सचेंज, साइज एक्सक्लूजन, ठीक है, एंड रिवर्स फेस, और आपको ये प्रोफाइल दे रखे हैं। देखो आपको पता है कि जो साइज एक्सक्लूजन है उसमें तो जो पहले बार आ रहा है वो बड़ा है, जो बाद में आ रहा है वो छोटा है। तो मतलब ए जो है वो बी से स्मॉलर है। ठीक है, और देखो कैटायन और रिवर्स फेस, अब कैटायन में ए पहले बाहर आ रहा है और रिवर्स में ए बाद में बाहर आ रहा है। मतलब इसमें क्या होता है ना, जो नॉन पोलर होता है वो बाद में बाहर आता है। तो इसका मतलब क्या है, जो ए है वो बी से ज्यादा हाइड्रोफोबिक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, थर्ड। मतलब देखो तीनों का दे दिया, और अब इसमें वो है ना, देखो इसके अंदर आपका ये जो क्रोमेटोग्राफी है, ये कैटायन एक्सचेंज है। इसमें तो जैसे मैंने आपको बताया, जिस पे चार्ज ज्यादा है वो बाद में बाहर आएगा, तो बी पे ज्यादा चार्ज है। इसमें क्या है, इसमें जिस पे चार्ज आपका ज्यादा है, वो पहले बाहर आता है। क्योंकि हमने एक लाइन लिखी ना कि रिवर्स फेस के अंदर जो पोलर एनालाइट्स होते हैं वो सबसे पहले एल्यूट करते हैं और नॉन पोलर लास्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है दैट इज अबाउट HPLC। ठीक है, HPLC जिसको आप हाई परफॉर्मेंस या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हो। ठीक है, देखो अभी तक जो हम पढ़ते हैं ना उसमें तो सिंपल कॉलम है। ठीक है, और एक तरह से जो भी एक नेचुरली जो ग्रेविटी है कि वो धीरे धीरे ही बाहर आ रहे हैं। बट इसमें थोड़ा सेटअप ऐसा होता है कि आप बेसिकली विद हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर या कई जगह पर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्योंकि अब हम जो दो टाइप की क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे ना वो थोड़ी एडवांस्ड है, HPLC और GLC। तो इनका मतलब इट इज नॉट ए सिंपल सिंपल, इनका कॉलम नहीं होता है। तो ये पूरा सेटअप होता है, एंड उसमें सारा कुछ मतलब आप प्रेशर वगैरह सेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे बता रखे है कि जो कन्वेंशनल कॉलम्स हम यूज करते हैं HPLC में, वो जनरली किसके बने होते हैं, आपके स्टेनलेस स्टील के। एंड दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन सच ए वे दैट कि वो हाई प्रेशर, दैट इज अराउंड 50 मेगा जो पास्कल प्रेशर है, उसको वो क्या कर सकते हैं आपका, बेसिकली उसको टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये तो चलो कॉलम्स की डायमेंशन बता रखी है, उसकी लेंथ कितनी होती है, डायमीटर कितना होता है, तो इसमें तो चलो आपको इतना क्या जाना है। मेन आपको ना जैसे अभी हम HPLC और GLC के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, वो ज्यादा पता होना चाहिए। वही होता है ना, जैसे मटेरियल वगैरह तो चलो एक अलग बात है, मेन आपको ये पता हो कि उसकी एप्लीकेशन किस टाइप के सैंपल्स के लिए है, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जब जैसे यहाँ पर तो बता रखा आपको कि स्टेशनरी फेज किस टाइप का होता है। ठीक है, जैसे बता रहा कि दो मेन फॉर्म होती हैं, एंड जिनके अंदर स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं यूनिफॉर्म साइज के, एंड दे आर मेड अप ऑफ केमिकली मॉडिफाइड सिलिका और स्टायरिन और डाइविनाइल बेंजीन। ठीक है, ये तो चलो मतलब फॉर्म्स हैं, इसमें आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मेन इसके अंदर आपने क्या ध्यान रखना है, मेन जो डिफरेंस है ना वो मोबाइल फेस का है। एक्चुअली जो मोबाइल फेस यहाँ पर हम यूज करते हैं, ठीक है, जो चॉइस ऑफ मोबाइल फेस डिपेंड्स की किस चीज को आपने सेपरेट करना है। जैसे दो टाइप के एल्यूशन मैंने आपको पहले भी बताई थी, एक होते हैं आइसोक्रेटिक, जिसमें आप मतलब एक ही टाइप का एलिमेंट यूज करते हो। ठीक है, मतलब चाहे वो आप दो या दो का मिक्सचर बना लो, जो भी है, मतलब थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट यू विल ओनली यूज वन काइंड ऑफ एलिमेंट। बट जो ग्रेडियंट होता है ना उसके अंदर आप मतलब जैसे बता रहे कि दो एलिमेंट देते हैं, जैसे रेशियो होती है, पहले 1:1 में दे दिया, 1:2 में, तो वो तो आपने डिटरमाइन करा होता है। तो बेसिकली आइसोक्रेटिक में थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट आपने जो भी मिक्सचर बना लिया एक ही रखना है। ठीक है ना, जैसे आपने रखा 1:1, या तो एक ही यूज करो, दो आए तो जो रेशियो सेट कर ली ना थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट वही रेशियो यूज करनी है। बट ग्रेडियंट में यू आर यूजिंग द सेम एलिमेंट्स बट यू आर चेंजिंग देयर बेसिकली जो प्रपोर्शन है उनकी।
किसी में 1:1 है, 1:2 है, जो भी आपने करना है वो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट पे। तो इसमें ना एचपीएलसी में सबसे खास बात क्या याद रखनी होती है कि जो आपका बेसिकली मोबाइल फेज है, जो भी केमिकल आप यूज कर रहे हो, एल्यूएंट यूज कर रहे हो, वो ना बहुत, उसकी प्योरिटी बहुत हाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसमें अंदर इम्प्योरिटी होंगी ना, तो वो कॉलम को भी अफेक्ट करेगा और जो डिटेक्शन सिस्टम है उसके साथ भी इंटरफेयर करेगा। ठीक है। तो एचपीएलसी इसलिए एक्सपेंसिव भी पड़ता है, बिकॉज होता है ना, जैसे कोई भी केमिकल आप यूज करते हो उसकी प्योरिटी ग्रेड होती है। अब एक केमिकल आप कह रहे हो कि उसमें इम्प्योरिटीज है तो वो 5,000 में भी आ रहा है, दूसरे वाला कह रहे हैं तो मेरा 20,000 का है। तो प्योरिटी ग्रेड्स भी होती हैं कि इम्प्योरिटीज ना हो। एचपीएलसी में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब एक एपरेटस है, ये आपने डाला, उसने सेपरेट करना है, फिर डिटेक्शन भी, कि वो आपको सिग्नल देगा कि हाँ ये चीज हो चुकी है। अगर आपने जो केमिकल यूज करा, जो एलिमेंट यूज करा, उसमें इम्प्योरिटीज हैं, तो वो फिर कुछ ना कुछ इंटरफेयर करेंगी एट द एंड जो भी आपका सिग्नल आ रहा है। ठीक है। जैसे आपको ये दिखा रखा है कि एक सॉल्वेंट रिजर्वायर है विद हाई प्रेशर पंप, आपने ये कॉलम है, और यहां से आपने सैंपल को इंजेक्ट करना है। ठीक है। और बाद में क्या होता है, डिटेक्टर होते हैं जो आपको सिग्नल दे देंगे, कि बता देंगे कि जैसे 1 बाय 1 सेपरेट करके आपको सिग्नल दे देगा। ठीक है। और सैंपल कलेक्टर भी होता है बाद में, जो आपने सैंपल को सेपरेट करा है डिटेक्शन के बाद, उसने आपने उसको अलग भी कर लिया। ठीक है। और ये एक लिस्ट है, इसमें तो चलो हमें इतना नहीं जाना है कि अलग अलग टाइप के ना डिटेक्टर्स आते हैं। अब ये तो मतलब स्पेसिफिकली इंस्ट्रूमेंट में, मतलब जो भी सिग्नल आ रहा है कैसे वो उसको हमें मतलब प्रेजेंट करके दिखा रहा है। जैसे ये बता रहा है वेरिएबल वेवलेंथ, स्कैनिंग वेवलेंथ, फ्लोरेसेंस डिटेक्टर, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर, मास स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्टर, एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर, इवेपोरेटिंग लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर, मतलब इन सब के अंदर डिटेक्टर सिस्टम होता है। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे ना, उसमें तो आप प्रोटीन आ रहा था, आप उसको एब्जॉर्प्शन देख रहे थे। अगर एब्जॉर्प्शन के होते हैं प्रोटीन्स की, हम 280 पे देखते हैं। अगर तो एब्जॉर्प्शन आ रही है तो उस फ्रैक्शन में प्रोटीन है, नहीं आ रही है तो उसमें नहीं है। अब इसके अंदर का ये सारा ऑटोमेटेड सिस्टम है। ठीक है। तो अलग अलग टाइप के कॉलम्स आते हैं और अलग अलग टाइप के उनके डिटेक्टर सिस्टम होते हैं। ठीक है। अब दूसरा अगर हम बात करें गैस क्रोमेटोग्राफी की, ये जनरली क्या होता है ना, इसके अंदर बेसिकली जो मोबाइल फेज है वो होता है आपका गैस। ठीक है। इसको आप जीएलसी भी बोल देते हो, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसका सीधा सा देखो क्या फंडा होता है। आपके पास एक कॉलम है। ठीक है। आपके पास क्या है, एक ऐसे कॉलम है। ठीक है। उसके अंदर आप एक हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड यूज करते हो। ठीक है। जो अभी हम पढ़ेंगे, उस हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का नाम होता है आपका सिलिकॉन ग्रीस। हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड। ठीक है। उसका क्या नाम है आपका, सिलिकॉन ग्रीस। सिलिकॉन ग्रीस। ठीक है। अब जैसे इसमें क्या होता है ना, इसका तो हाई बॉइलिंग पॉइंट है। अब आपके पास यू हैव डिफरेंट कंपाउंड्स जिसको आपने सेपरेट करना है। जैसे एक कंपाउंड ये है। ठीक है। दूसरा आपके पास फॉर एग्जांपल ये है। ठीक है। तीसरा फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे लें, तीसरा फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है। ठीक है। तो हमने इनको क्या करना है, सेपरेट करना है हमने। ये जो अब क्या होता है ना, ये जो अलग अलग टाइप के इसमें कंपाउंड है, इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो होता है कि जब ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट वही होता है ना जब आप उसको लिक्विड से वेपर फॉर्म में, अब क्या होता है, आपने बॉयल करना स्टार्ट करा कम टेम्परेचर से, क्योंकि जो स्टेशनरी फेज है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब क्या होगा, मान लो पहले ये सेपरेट हो गया ये वेपर फॉर्म में, उसके बाद ये वेपराइज होगा, ये हो गया। उसके बाद फिर मान लो ये थर्ड ये वेपराइज हो गया, फोर्थ ये वेपराइज हो गया। इसमें ना बड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है। इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी उन्हीं कंपाउंड्स के लिए ज्यादा सक्सेसफुल है जो वॉलेटाइल है। ठीक है ना, जिन जो वॉलेटाइल है मतलब जो लिक्विड से गैस फॉर्म में चले जाए इजिली। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी होती है वो खराब ना हो जाए। अगर तो वो थर्मो मतलब लेबाइल है, इफ दे आर नॉट थर्मोस्टेबल, कि हाई टेम्परेचर पे अगर वो खराब हो गए तो फिर भी सेपरेशन में कोई फायदा नहीं है। तो एचपीएलसी वहां पे बेटर आ जाती है। एचपीएलसी को आप रूम टेम्परेचर पे कराते हो। तो हर एक क्रोमेटोग्राफी का ना अपना अपना एक बेसिकली वो है। अब उसमें सबसे खास बात क्या है, तो उसमें ना मोबाइल फेस जो है वो उसकी ऑप्शन बहुत है। अलग अलग टाइप का मोबाइल फेज यूज कर सकते हो। इसमें जो मोबाइल फेज है ना, वो आपको कोई इनर्ट गैस यूज करनी है, हीलियम यूज कर लो, या आर्गन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। इसमें मोबाइल फेज की ऑप्शन कम है।
तो दोनों टेक्निक अपनी अपनी जगह है, बट उसमें वो जो कंपाउंड्स जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे खराब हो जाते हैं, यू कैन नॉट यूज जीएलसी फॉर देम। दोज विच आर नॉट वॉलेटाइल यू कैन नॉट यूज जीएलसी फॉर देम। ठीक है। और आप वहां पर जो है वहां पर रूम टेम्परेचर पे रन करते हो। ठीक है। सो वहां पर वॉलेटिलिटी का भी कोई सीन नहीं है, बिकॉज यू आर सेपरेटिंग अंडर प्रेशर, यू आर प्रोवाइडिंग हाई प्रेशर, और वही है ना, प्रेशर से आप उसको सेपरेट कर रहे हो। ठीक है। तो और इसके अंदर दोनों में एक मेजर डिफरेंस है कि उसके अंदर मोबाइल फेज की ऑप्शन बहुत है। यू कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ मोबाइल फेजेस। इसके अंदर मोबाइल फेज की इतनी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसी कोई गैस यूज करोगे जो आपके मतलब कंपाउंड के साथ, जो भी आपका कंपाउंड है, अगर उसके साथ वो रिएक्ट कर गई फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो इसके अंदर जो मोबाइल फेज है उसकी ऑप्शन क्या होती है आपकी, उसमें ज्यादा इसमें कम होती है। ठीक है। तो इसके अंदर एक सैंपल इनलेट पॉइंट होता है, जैसे एक तो कॉलम है, वो हम एक टेम्परेचर प्रोग्राम कर सकते हैं, तो धीरे धीरे वो विल रेज टेम्परेचर। ठीक है। कैरियर गैस और डिटेक्टर सिस्टम इसमें भी होता है कि जैसे वो सेपरेट हुआ तो वो आपको सिग्नल दे देगा कि हाँ ये चीज सेपरेट हो चुकी है। ठीक है। तो जैसे ये दिखा रखा है, इसमें आप देख रहे हो ना कि एक हीटेड ओवन है। यू हैव ए ओवन टेम्परेचर प्रोग्रामर जो टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। सैंपल इंजेक्शन पॉइंट है कैरियर गैस, क्योंकि ये जो गैस है दैट इज मोबाइल फेज। फिर उसके बाद डिटेक्टर होता है, आगे एम्पलीफायर लगा होता है, एंड दैट रिकॉर्डर एंड डाटा सिस्टम। ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ जो जीसी है वो सिमिलर ही है किसके, एचपीएलसी के, बट जो एपरेटस है ना वो थोड़ा सा क्या डिफरेंट है। ठीक है। इट एक्सप्लोइट्स डिफरेंसेस इन द पार्टीशन कोफिशिएंट बिटवीन स्टेशनरी लिक्विड फेज एंड मोबाइल गैस फेज। एक्चुअली क्या होता है ना, आपके पास बस जैसे अब आपके पास एक कंपाउंड है, पहले वो सारा का सारा कौन से फेज में था। पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है कि जैसे आपके पास दो फेज है, एक है मोबाइल फेज, दूसरा कौन सा आपके पास स्टेशनरी फेज है। तो क्योंकि पहले वो स्टेशनरी फेज में था सारा का सारा, ठीक है, मोबाइल फेज में जीरो था। अब क्या हो गया कि अब जैसे जैसे इवेपोरेट होने लग गया तो थोड़ा मोबाइल में चला गया, थोड़ा स्टेशनरी में रह गया, और जब पूरा इवेपोरेट हो गया तो सारा का सारा मोबाइल फेज में वो चला गया। ठीक है। सो डिफरेंस इन द पार्टीशन कोफिशिएंट, पार्टीशन कोफिशिएंट वही होता है कि एट ए टाइम जो आपका कंपाउंड है वो किस फेज में कितना है। ठीक है ना। पहले सारा स्टेशनरी में था। देखो क्या ना, अगर तो कुछ ऐसे भी हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट स्टेशनरी फेज से भी ज्यादा है, तो वो भी तो सेपरेट हो ही गए ना। जिनका जो सिलिकॉन ग्रीस है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट तो उससे कम था, वो तो वेपराइज हो गए, और जिनका उससे भी ज्यादा है तो वो उसी में रह गए, तो वो भी तो सेपरेशन है ना। जैसे आपके पास 10 कंपाउंड थे, ठीक है, 10 में से मैंने कह दिया 8 का बॉइलिंग पॉइंट, तो क्योंकि हमने जो लिक्विड यूज करा है सिलिकॉन ग्रीस, मतलब उसी का बॉइलिंग पॉइंट हम स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं ना, उसको थोड़ा हमने बॉईल कराना है। अब क्या है, 10 में से 8 का बॉइलिंग पॉइंट तो कम था इससे, तो वो तो हो गए, तो बाकी ये दो रह गए, तो वो भी तो एक तरह से सेपरेशन ही है ना, कि आउट ऑफ दोज 10 आपने उन दो को भी अलग कर लिया और बाकी 8 अलग हो गए। ठीक है। आप बाकी अलग कंडीशंस है, क्या बता, अगर दो का बॉइलिंग पॉइंट सेम है तब फिर उस केस में तो फिर दोनों इकट्ठे ही इवेपोरेट हो रहे हैं। बट जनरली क्या होता है ना, जब केमिस्ट्री में हम बात करते हैं, जैसे अलग अलग टाइप के ईथर्स होते हैं, एस्टर हम बनाते हैं, तो वो केमिकल अलग अलग है, उन सब का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। तो यू कैन सेपरेट दोज ईथर्स एस्टर्स, ठीक है, दोज विच आर वॉलेटाइल इन नेचर। ठीक है। तो उनको सेपरेट करना हमारे लिए इजी रहता है। ठीक है। सो इट इज देयर फॉर confined to analytes that are volatile but thermally stable। ठीक है ना, क्योंकि यू कैनॉट यूज दिस क्रोमेटोग्राफी फॉर द एनालाइट्स विच आर नॉट वॉलेटाइल एंड विच आर नॉट थर्मोस्टेबल। सो द पार्टीशन कोफिशिएंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉलेटिलिटी ऑफ द एनालाइट्स। तो जो सबसे वॉलेटाइल है वो सबसे पहले एल्यूट होगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है वो सबसे पहले बार, उससे कम उसके बाद, उससे कम उसके बाद। तो बेसिकली जो पार्टीशन कोफिशिएंट है, पार्टीशन कोफिशिएंट ये होता है कि कितना लिक्विड में है कितना मोबाइल में है। ठीक है। तो पार्टीशन कोफिशिएंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉलेटिलिटी, तो जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है वो सबसे पहले आपका एल्यूट होगा। ठीक है। अब बता रहे हैं, देखो टेम्परेचर ऑफ जो कॉलम है वो हम 50 to 300 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हैं। ठीक है। इसलिए हमें एक हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड यूज करना है, दैट इज सिलिकॉन ग्रीस और वैक्स, दैट इज आइदर कोटेड ऑन टू द इंटरनल वॉल ऑफ कॉलम और सपोर्टेड ऑन एन इनर ग्रैनुलर सॉलिड एंड पैक्ड इनटू द कॉलम। ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि अब देखो ना 300 टेम्परेचर कितना ज्यादा है,
तो आपके पास जो एनालाइट्स है ना, दे शुड बी थर्मोस्टेबल एंड दे शुड बी वॉलेटाइल. If they are not volatile, if they are not thermostable, then you have to go for HPLC. ठीक है. अब देखो इसमें जो मेन आपको मैं बता रहा था, HPLC के अंदर आप लिक्विड मोबाइल फेज है, GLC के अंदर गैस है. लिक्विड तो आप अलग अलग सॉल्वेंट यूज कर सकते हो, आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है. लेकिन गैस क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज है वो एक हाई प्योरिटी गैस आपने लेनी है. वो चाहे आप हीलियम ले लो, नाइट्रोजन ले लो, आर्गन ले लो, जो भी है, यू हैव टू यूज ए इनर्ट गैस, बिकॉज इट शुड नॉट रिएक्ट विद द कंपाउंड्स यू वांट टू सेपरेट. क्योंकि अगर आपका जो कंपाउंड है, अगर वो गैस के साथ रिएक्ट कर गया, तो फिर कंपाउंड को सेपरेट करने का कोई भी फायदा नहीं हुआ. ठीक है. So gas chromatography is widely used for the qualitative and quantitative analysis of large number of low polarity compounds because it has high sensitivity, reproducibility and speed of resolution. और जब हम इसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ लिंक कर देते हैं, ठीक है, आपको कई जगह पे ये देखने को मिलेगा, क्योंकि जीसी तो सेपरेशन है ना. जैसे आपने किसी को सेपरेट करा, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से आपको उसका नेचर पता लगेगा. जैसे आपके पास एक केमिकल होता है या कोई भी केमिकल नेचर का कंपाउंड है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम उसकी फ्रेगमेंटेशन कराते हैं, फिर उनको सेपरेट करते हैं, और फिर हम विल कम टू द बेसिकली जो भी उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है. पहले तो आपके पास जैसे 5 कंपाउंड है, सेपरेट कर लिया, बट उसमें वो अगर वो उसके अंदर कार्बन कितने हैं, कितने हाइड्रोजन है, उसके लिए आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री करनी पड़ेगी. ठीक है. तो बहुत ही ना ये कॉमन टेक्निक्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर भी. केमिस्ट्री के अंदर काफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री की जाती है. ठीक है. इसमें हम मेनली सेपरेशन करते हैं मास बाय चार्ज रेशियो के बेस पे, कि जितना अलग अलग, जैसे आपके पास एक एक कंपाउंड है, आपने उसके फ्रेगमेंट करे, तो तीनों फ्रेगमेंट का मास बाय चार्ज रेशियो अलग है, और फिर आपने उसको सेपरेट कर लिया. ठीक है. तब ये भी कुछ कॉलम्स ही बता रखे हैं, इसमें तो वही नेचर है कि पैक्ड कन्वेंशनल कॉलम्स आते हैं और कैपिलरी कॉलम्स आते हैं. तो ये तो चलो कॉलम का नेचर है. मोबाइल फेज मैंने आपको पहले ही बताया, you have to use a high inert gas nitrogen for packed columns and helium argon for capillary columns. ठीक है. वो तो चलो सिंपल, बस आप याद रखना कि you have to use a inert gas. ठीक है. तो गैस फ्रॉम सिलेंडर इज प्री प्यूरिफाइड बाय पासिंग थ्रू ए वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूलर सीव्स टू रिमूव ऑक्सीजन, हाइड्रोकार्बन एंड वाटर वेपर. क्योंकि अब एटमॉस्फेयर में है ना, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है 78%, ऑक्सीजन भी है. तो जो भी आपके पास गैस है, तो आप अगर उसके अंदर मान लो कुछ इंप्योरिटीज बाय चांस आ भी गई है, तो उसको आपको अलग करना पड़ेगा. ठीक है. तो ऑक्सीजन या वाटर वेपर या कुछ हाइड्रोकार्बन हमें नहीं चाहिए. ठीक है. यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितने सारे टाइप टाइप ऑफ डिटेक्टर है. ठीक है. फ्लेम आयनेशन डिटेक्टर, नाइट्रोजन फॉस्फोरस डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर, रैपिड स्कैनिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड डिटेक्टर, मास स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्टर. तो डिटेक्टर तो चाहिए. देखो ना, आप सेपरेट कर लिया, उसके बाद उसको डिटेक्ट करना, फिर उसको उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके आपके पास तो एक तरह से कंप्यूटर पे आ जाएगा ना, कि आपके पास जैसे पीक्स आ जाती हैं, जो भी रिजल्ट आता है अलग अलग टाइप के कॉलम्स का. ठीक है. तो डिटेक्टर सिस्टम दोनों में है, तो ये दोनों थोड़ी एडवांस है. ठीक है. कि अब वही होता है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मे भी अलग अलग कंपनीज इसको बनाती हैं और उनका डिटेक्टर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. एट द एंड ऑफ द डे तो हमें रिजल्ट चाहिए ना. तो कुछ टाइप के केसेस के अंदर कोई डिटेक्टर बेटर रिजल्ट देता होगा. वो तो कौन से में, कौन से पेपर में? नहीं, CSIR में तो नहीं किसी. किसी में, क्योंकि ये ना कहीं पे हम्म नहीं, अभी हमने पढ़ा ना HPLC में फ्लेम आयनेशन था कोई, उसमें नहीं था ना. तो आ जाते हैं वही ना, अब कई एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे उन्होंने अब क्वेश्चन डालने हैं, तो समझ सकते हो ना आप. बट वो है कि अब इतने सारे डिटेक्टर याद रखना, या तो एक के याद कर लो सारे, दूसरे के फिर ऑटोमेटिकली याद रहेंगे. ठीक है. तो क्योंकि इसमें नहीं जाते ना, अब डिटेक्टर कैसे डिटेक्ट कर रहा है, कैसे उस सिग्नल को कर रहा है, तो ऐसा तो कुछ क्वेश्चन आता नहीं है. ठीक है. अब हमें क्या बता रखे थे, जो गैस क्रोमेटोग्राफी और HPLC हैं, देखो दोनों सेपरेशन टेक्निक है, और दोनों का एकेडमिक और इंडस्ट्रियल लेबोरेटरीज के अंदर
बेसिकली इमेंस पॉपुलैरिटी है। HPLC जैसे फाउंड फेवर इन एप्लीकेशन कवरिंग फार्मास्यूटिकल्स, फूड्स, लाइफ साइंसेज एंड पॉलीमर्स। लेकिन जो गैस क्रोमेटोग्राफी है, पेट्रोलियम, मतलब वही है ना वॉलेटिलिटी, पेट्रोल के अंदर क्या क्या है, आपका फ्लेवर्स, फ्रेग्रेंसेस, तो मतलब जो थोड़ा एनवायरमेंटल एयर मॉनिटरिंग, कि एनवायरमेंट के अंदर आपने देखना है कि जो भी लेवल है, ठीक है। तो मेन वही है कि अलग अलग जगह एप्लीकेशन है इनकी, ठीक है। तो HPLC को आप एम्बिएंट टेम्परेचर पे करते हो, मतलब यू कैन कैरी इट आउट रूम टेम्परेचर, और थोड़ा वो टेम्परेचर आप हाई रख सकते हो। बट गैस क्रोमेटोग्राफी यू हैव टू डू एट एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक है। उसमें आप एक वैल्यू भी फिक्स कर सकते हो, ठीक है, कि मतलब एक वैल्यू फिक्स कर दी कि 200 डिग्री सेल्सियस। तो जिनका भी 200 डिग्री के अराउंड होगा बॉइलिंग पॉइंट, वो सब अलग, 200 से कम वाले भी अलग, और वेरिएबल एज डिसाइडेड बाय द टेम्परेचर प्रोग्राम। तो फिर उसमें आप प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी कि इतने टाइम के लिए इतना टेम्परेचर रखना है, फिर यू हैव टू रेज इट बाय जो जो भी कैसे उसको इंक्रीज करना है, क्योंकि इंक्रीज करने के लिए आपको हीट तो देनी पड़ेगी। या तो उल्टा करना है कि हाई टू लो जाना है, या लो टू हाई जाना है, वो तो सेटअप पे डिपेंड करता है कि क्योंकि वो तो आपके ऊपर है ना कि सैंपल को आप या तो पहले डाल दो, या ओवन को हाई टेम्परेचर करके फिर डाल दो, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के सेटअप होते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स के नेचर की बात करें तो GLC ऑब्वियसली जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, क्योंकि वही ज्यादातर वॉलेटाइल होंगे ना, जो ज्यादा हैवी हैं वो तो वैसे वॉलेटाइल नहीं होंगे। तो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स को हम गैस क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट करते हैं, और दैट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर वॉलेटिलिटीज एंड रिमेन स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। ऑन द अदर हैंड कंपाउंड सेपरेटेड ऑन HPLC, उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, वो कुछ मिलियंस में भी हो सकता है, बड़े बड़े पॉलीमर्स हो गए, बायोमोलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। और इन कंपाउंड्स को तो आप जो एनालाइज करोगे वो रूम टेम्परेचर पे ही करोगे, क्योंकि एलिवेटेड टेम्परेचर पे दो तो दे टेंड टू डिग्रेड, ठीक है। तो अगर हम बेसिकली कोस्टिंग की बात करें, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ना कि HPLC के सॉल्वेंट थोड़े कॉस्टली हैं, ठीक है। तो इन एडिशन टू द कॉस्ट ऑफ सॉल्वेंट्स, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी HPLC की हाई होती है, ठीक है। GC थोड़ा लेस कॉस्टली है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। और HPLC और GC दोनों को ही हम, जैसे मैंने अभी बताया था ना, LCMS या GCMS, तो आप इनको एक दूसरी टेक्निक के साथ जोड़ के यू विल गेट मोर आइडिया, ठीक है। एक तो होता है ना आपके पास 5-7 कंपाउंड है, एक तो उसको सेपरेट करना, बाद में आपने ये भी देखना है कि वो जो केमिकल, जैसे क्या होता है, हमने केमिस्ट्री में रिएक्शन करी, तो मैंने ईथर या एस्टर बनाए, ठीक है। अब मैंने उनको सेपरेट तो चलो कर लिया, बट सेपरेशन के बाद आपको ये भी देखना है कि उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो यू कैन डू दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। यू कैन यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट द व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन, मतलब जो अलग अलग हैं उनके अंदर कितने कार्बन है, ठीक है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेपर वर्सेस TLC। वही होता है ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी में आप पेपर को यूज करते हो, TLC के अंदर आप जैसे आप एक थिन लेयर बनाते हो सिलिका वगैरह की, जैसे ग्लास प्लेट विद सिलिका। तो ये जैसे उसने आपको डिफरेंस बता रखा दोनों में क्या है, ये तो चलो सिंपल टेक्निक्स होती हैं, TLC और पेपर, ये तो आपने करी भी होंगी। इसका प्रिंसिपल होता है एड्सॉर्प्शन, और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, पार्टीशन, ठीक है। क्योंकि क्रोमेटोग्राफी जब हम पढ़ते हैं ना, तो अलग अलग टाइप के प्रिंसिपल होते हैं। थिन लेयर में वो कह रहा है आपको सब्सटेंस ज्यादा चाहिए होता है, पेपर में आपको कम चाहिए होता है। TLC में वगैरह टाइम कम लगता है, पेपर में टाइम जो है वो ज्यादा लगता है। TLC प्लेट्स को आपको ओवन में हीट करना पड़ता है बनाने के बाद ना। चलो आजकल तो बनी बनाई भी आती हैं, बट पहले ग्लास होती थी, उसके ऊपर हम लेयर बनाते हैं सिलिका की, और फिर उसको हम ओवन में रखते हैं। पेपर को आप हीट कर नहीं सकते, ठीक है। TLC में सेपरेशन ज्यादा शार्प आती है एज कम्पेयर टू पेपर। थिन लेयर में थोड़ी फिजिकल स्ट्रेंथ है, इसके अंदर असेंडिंग टेक्निक करते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। असेंडिंग का मतलब क्या, आप ऊपर की तरफ सैंपल को भेजोगे, डिसेंडिंग में आप नीचे की तरफ, ठीक है। TLC में वही है, सिलिका जेल वगैरह यूज करते हैं, इसमें पेपर यूज करते हैं, ठीक है। TLC के अंदर कोरोसिव रिएजेंट्स में भी कोटेड ऑन ग्लास प्लेट, ठीक है। लेकिन पेपर में कोरोसिव रिएजेंट्स जो होते हैं वो पेपर को डिस्ट्रॉय कर देंगे।
और जो सेंसिटिविटी ऑफ डिटेक्शन है ऑफ द फ्रैक्शन ऑन द प्लेट इज हाई। जो स्पोर्ट्स होते हैं वो लेस डिफ्यूज होते हैं, लेकिन पेपर के अंदर स्पोर्ट्स जो होते हैं वो ज्यादा डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, ये तो चलो दोनों के बीच में थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता रखा है। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हो, जैसे ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है, इसमें आपने आपके पास एक सॉल्वेंट फ्रंट होता है, और जो भी आपने जिनको सेपरेट करना है, इसमें जैसे हम एक वैल्यू की बात करते हैं आर एफ वैल्यू। आर एफ वैल्यू होती है कि जैसे अब ये 3 है, तो आपके वाला जैसे ये कितना मूव करा है 2, और सॉल्वेंट कितना 10, तो 2/10। ठीक है, ऐसे ही 6/10, 8/10, इसे बोलते हैं आर एफ वैल्यू। आर एफ वैल्यू मतलब जो आपका, जैसे 2/10 का मतलब है कि जो आपका जो कंपाउंड्स को सेपरेट करना था वो ओरिजिन से कितना रन करा है, डिवाइडेड बाय द सॉल्वेंट कितना रन करा है, क्योंकि सॉल्वेंट को आपने स्टैंडर्ड कर रखा है ना। सॉल्वेंट 10 सेंटीमीटर मूव करा है, तो बाकी आ, क्योंकि जैसे अमीनो एसिड्स हो गए या और भी पिगमेंट्स हो गए, उनको हम यूज करते हैं फॉर, उनके लिए हम क्रोमेटोग्राफी इस टाइप की यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अमीनो एसिड्स में हम नीन हाइड्रीन देते हैं, तो फिर वो अमीनो एसिड्स के कलर भी अलग अलग आते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे आपको शो कर रखा है असेंडिंग, हमने किसके लिए लिखी थी अभी आपका, दैट इज फॉर टीएलसी। असेंडिंग में देखो आप, मोबाइल फेज रन इन अपर डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन इधर क्या होता है, मोबाइल फेज रन्स डाउनवर्ड। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में कहते हैं कि जनरली हमें डिसेंडिंग वाली करनी चाहिए, और जो आपकी दूसरे वाली है उसके अंदर असेंडिंग। ठीक है, अब जैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक रिसर्चर है, ही वांट्स टू ऑब्टेन कंप्लीट केमिकल इंफॉर्मेशन दैट इज हेड ग्रुप एंड फैटी एसिड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड फ्रॉम वेरियस टिश्यू। जनरली जो लिपिड्स होते हैं ना, उसमें फैटी एसिड की चेन अलग अलग होती है, उनकी अनसेचुरेशन अलग अलग होती है, उनके अंदर हेड ग्रुप अलग अलग होता है, जैसे होता है ना, फॉस्फोलिपिड होते हैं, स्फिंगोलिपिड होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक है दैट वुड प्रोवाइड द कंप्लीट केमिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड, किससे हमें कंप्लीट केमिकल का मतलब कि उसमें फैटी एसिड की लेंथ कितनी है, उसमें अनसेचुरेशन कितनी है, उसके अंदर हेड ग्रुप कैसा है। ठीक है ना, जैसे मान लो मैं कोई भी ऐसे फैट बनाऊं, जैसे एक ही हेड ग्रुप अलग होता है। अब फैटी एसिड चेन एक मैंने ऐसी बना दी। ठीक है, एक एक फैटी एसिड ऐसा है जिसके अंदर मान लो अनसेचुरेटेड है। ठीक है, तो अलग अलग चेन लेंथ होती है ना। तो जो सेल की मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं, चेन लेंथ अलग होती है, अनसेचुरेशन अलग होती है, हेड ग्रुप अलग होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कौन सी कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स को हम यूज करेंगे जो कि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा किसके बारे में, बेसिकली ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका क्या आंसर होगा, टीएलसी एंड गैस क्रोमेटोग्राफी। क्योंकि जो टीएलसी है ना, दैट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द बेसिकली जो हेड ग्रुप्स हैं। जैसे वो होता है ना, आप जनरली जब लिपिड्स पढ़ते हो, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन, फॉस्फेटिडाइल सेरिन, तो वो जो हेड ग्रुप्स होते हैं ना, उन लिपिड्स को आप टीएलसी से सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, बट जो, क्योंकि ये पोलर होते हैं, ठीक है, जनरली जो फैटी एसिड चेन है वो नॉन पोलर है, तो मे बी जो पोलैरिटी है उसके बेस पे आप सेपरेट करो, जो ज्यादा पोलर है या कम पोलर है। लेकिन जो लेंथ और अनसेचुरेशन है वो आप कैसे पता लगेगा, गैस क्रोमेटोग्राफी से। ठीक है, तो दोनों टेक्निक्स आप करोगे, तो गैस क्रोमेटोग्राफी विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द लेंथ एंड अनसेचुरेशन, एंड टीएलसी विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द हेड ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया हमारी क्रोमेटोग्राफी कंप्लीट।